हेलो एवरीवन, वेलकम टू कॉमर्स नेट अचीवर्स। माय नेम इज तलवीर सिंह और आज मैं आपके साथ इंट्रोड्यूस करने वाला हूं ऑल इंडिया रैंक वन होल्डर ज्योति पुनिया, जिन्होंने कॉमर्स में ऑल इंडिया रैंक 100 परसेंटाइल अचीव किया है। तो सबसे पहले ज्योति, आपका स्वागत है हमारे कॉमर्स नेट अचीवर्स पे। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। और आपको बहुत बहुत अच्छा लग रहा है अब। कंग्रेचुलेशंस, बहुत बहुत कंग्रेचुलेशंस आपको इतनी बड़ी अचीवमेंट के लिए। ऑल इंडिया रैंक वन आपने अचीव किया है, 100 परसेंटाइल स्कोर है वो आपने किया है, उसके लिए आपको बहुत बहुत कंग्रेचुलेशंस। थैंक यू सर, थैंक्स अ लॉट। मतलब इट्स अ ड्रीम कम्स ट्रू फॉर मी। मीन्स कभी सोचा नहीं था कि ऑल इंडिया रैंक लेके आऊंगी। जेआरएफ का ड्रीम था, ओके, बट ऑल इंडिया रैंक भी आपके साथ जुड़ने के बाद बन गया। बट AIR1, सीरियसली सर, ओके, थैंक बट यू फिर भी सो मच नो, फॉर यू दिस। डिड इट, आपने ये अचीव किया है ऑल इंडिया रैंक वन। तो हम डिटेल में आपके साथ यस। बात करेंगे आपकी जर्नी के बारे में। आप किस तरीके से आपने प्रिपरेशन किया, तो आप डिटेल में हमारे लर्नर्स को बताइए, क्योंकि आपको पता है कि मेरी क्लासेस का मोटो हमेशा से ही ऑल इंडिया रैंक ही रहा है। ठीक है, मैंने हमेशा आपको बोला एम टू AIR है ना, हम इस टारगेट को लेके चले हैं और आपने उस चीज को प्रूव भी किया है। ऑल इंडिया रैंक वन है वो आपने लिया है। दूसरा एक और ऑल इंडिया रैंक वन हमारा और आया है कंपैरेटिव स्टडी में, उसकी भी इंटरव्यू हम नेक्स्ट डे में कंडक्ट करने वाले हैं। तो पहले तो ज्योति, आप अपने बारे में थोड़ा सा बताइए, कहाँ से हो, क्या पढ़ाई की आप लोग। तो मैं हिसार से बिलोंग करती हूँ, सिटी इन हरियाणा। ओके, और मैंने सिंपल पोस्ट ग्रेजुएशन की है सिटी से ही, एक कॉलेज से, दैट इज फतेहचंद कॉलेज फॉर वुमेन। एंड आफ्टर दैट, मतलब जैसे सारी ग्रेजुएट्स होता है कि हाँ मतलब जल्दी से जल्दी कोई जॉब चाहिए तो वो भी मेरे साथ हुआ। और मैं चल पड़ी बैंकिंग की साइड की। हाँ, मुझे बैंकिंग की तैयारी कर रहे हैं, सब कर रहे हैं, ठीक है, मैंने भी किया। तो बहुत सारे, मतलब सीरियसली बताऊं तो मैंने एक प्री भी क्लियर नहीं हुआ उसके अंदर मेरा। ओके, मतलब मैं बहुत क्लोज पहुंची उसमें, बट कभी हुआ नहीं। उसके बाद काफ़ी डिमोटिवेटेड भी हुई मैं। मतलब इतने फेलियर्स के बाद सब होते हैं इट्स ओके, ओके, नेचुरल। नहीं नहीं, बिल्कुल। और फिर उसके बाद कि मतलब मेरा ग्रेजुएशन में था, थोड़ा सा इंटरेस्ट बना था, लाइक हमारी प्रेजेंटेशंस होती थी, तो काफ़ी अच्छा लगता था खुद को मतलब एक्सप्लोर करके मतलब अपने क्लासमेट्स के सामने। तो थोड़ा इंटरेस्ट था, बट सब मतलब बोलते हैं कि नहीं, असिस्टेंट प्रोफेसर की तो जर्नी ही बहुत लंबी है। पहले नेट क्लियर करना इतनी बड़ी बात है, उसके बाद फिर आगे इतना कंपटीशन होता है आपका, तो नहीं कर पाओगे कोई। मतलब बैंकिंग वैंकिंग करो और अपना सेट हो जाओ। ओके, तो वो भी मैंने किया, बट नहीं हुआ। तो देन आई डिसाइडेड इन जनवरी 2019 कि नहीं, अब मुझे नहीं करना। अब मुझे बस जो मेरा पहले था, अगर लॉन्ग जर्नी है तो है, बट मुझे जाना है इसके अंदर। ओके, तो मैं उसके अंदर मैंने स्टार्ट किया। और मीनवाइल मैंने जून 2018 में मैंने, मैंने मास्टर्स कर रखी थी, तो मैंने बीएड में भी एडमिशन ले लिया था। ओके, तो बीएड में एडमिशन लेने के बाद ठीक है, अभी मतलब दो ऑप्शंस है मेरे पास। अदर आई कैन गो फॉर इन स्कूल टीचिंग, यस, और या फिर मैं जा सकती हूँ उसके अंदर भी, कॉलेज टीचिंग में भी मैं जा सकती हूँ। तो फिर स्कूल बीएड साथ में चल रहा था, क्लासेस इतनी होती नहीं थी उसके अंदर। तो जनवरी में मैंने डिसाइड किया कि नेट की प्रिपरेशन करते हैं। तो मुझे उससे पहले मुझे कुछ सीरियसली मुझे कोई आइडिया नहीं था कि सिलेबस क्या है। मैंने थोड़ा सर्च किया, तो पता लगा कि अभी अभी सिलेबस भी रिसेंटली चेंज हुआ है। जी जी, तो मैंने थोड़ा सर्च किया अपने लेवल पे, क्योंकि मेरे साथ तैयारी करने वाला कोई था नहीं उस टाइम पे। अपने हैंड पे मैंने सर्च किया इंटरनेट पे कि क्या सिलेबस है। बुक्स कोई न्यू सिलेबस की उस टाइम तक आई नहीं थी। मतलब एक दो महीना मेरा सर्चिंग में ही चला गया कि कैसे पढूं, क्या पढूं। फिर थोड़ा सा यूट्यूब पे मैंने सर्च किया, बुक्स वगैरह कुछ मैंने ली उस टाइम पे, और मैंने बुक्स के बेसिस पे ही मेरा एग्ज़ाम दिया जून 2019 में। और उसके में मेरा नेट क्लियर हो गया था फर्स्ट टाइम में, क्योंकि मेरे बेसिक्स थोड़े थे। मतलब बेसिक्स पे ग्रेजुएशन टाइम पे ही मेरा थोड़ा था फोकस, तो उसकी वजह से मेरा थोड़ा हो गया था उसके अंदर। और देन कि अब नेक्स्ट क्या हो गया, नेट तो हो गया। सब बोलते थे कि नहीं होगा, नहीं होगा। और फिर
कि अब तो नेक्स्ट जेआरएफ ही करना है। ओके। तो फिर दोबारा सर्च किया और एप्स के बारे में कुछ पता लगा यूट्यूब पे कि हाँ अनअकैडमी है, तो उसके बारे में फिर मैंने ऐप डाउनलोड की फ़ोन में थोड़ा, और फिर मतलब इतना स्टार्टिंग में नहीं पता था इतना, बट आपके यूट्यूब वीडियोस जो हैं, आई रिमेम्बर मैंने आपका यूट्यूब वीडियो देखा था जून 19 के एग्ज़ाम से जस्ट पहले, मतलब एग्ज़ाम्स के 2-3 दिन रहते थे, और आपका एक इंडियन लॉजिक, यस इंडियन लॉजिक, मैंने आपका पूरा टॉपिक मैंने आपका यूट्यूब पे देखा था। तो और उससे डायरेक्ट क्वेश्चन भी वहाँ पे मेरे को देखने को मिला। तो उस टाइम पे मुझे पता लगा कि हाँ तलवीर सर है, और आपका पढ़ाने का तरीका भी मुझे सीरियसली मुझे बहुत पसंद आया। मैंने सिर्फ आपकी वो इंडियन लॉजिक की वीडियो देखी थी, और मैंने सीरियसली मैंने वो टॉपिक छोड़ रखा था बुक में, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आया था कि लॉजिकल रीजनिंग है क्या, क्योंकि बैंकिंग में मैंने रीजनिंग पढ़ रखी है, बट जो इसके अंदर जो लॉजिकल रीजनिंग है वो टोटली डिफरेंट है। जी जी बिल्कुल। तो उसके अंदर फिर मैंने आपके बारे में थोड़ा मुझे पता लग गया था जून 19 में ही, और फिर अन अकेडमी के प्लेटफॉर्म पर सीरियसली मैं आई आपकी वजह से थी। आपका सब्सक्रिप्शन लिया मैंने आपके 1 वीक ट्रायल के बाद, ओके। मतलब जब ट्रायल्स चल रहे थे, पहले मैंने सोचा था कि अभी मैं 1-2 बुक्स और लेके 1 महीना पहले जो है वो सब्सक्रिप्शन लूँगी आपका। फिर अन अकेडमी में उस टाइम पे लॉन्च किया 1 वीक फ्री ट्रायल। फिर मैं अभी चांस मिल रहा है तो लेना चाहिए, मैंने वो लिया। 1 वीक मैंने पूरा आपकी क्लासेस देखी, मतलब पुरानी क्लासेस एंड जो उस टाइम पे आप जो भी आप यूनिट्स पढ़ा रहे थे मैंने देखा सब कुछ। और सीरियसली मतलब पहले मतलब मैंने पढ़ रखा था सब कुछ, बट हर क्लास के अंदर मुझे इतना सब कुछ नया जो है जानने को मिला, मतलब आई कांट एक्सप्लेन कि मेरी नॉलेज उस 1 वीक में ही कितनी इन्हांस हुई। और मैं मतलब फ्लैशबैक में जा रही थी कि मैंने पिछले सेशन में क्या पढ़ा, मतलब सीरियसली मैंने इतना पढ़ा ही नहीं। वो जस्ट मेरी बेसिक्स थोड़े थे तो मेरा नेट हो गया उस टाइम पे। अदरवाइज मतलब स्टडी मटेरियल तो ये है, मतलब पढ़ना तो मुझे ये चाहिए जी और जी। विदाउट वेस्टिंग एनी ओवरऑल डे। जर्नी आपकी काफी अच्छी रही कि आप प्लस पे आए या आपने उस तरीके से किया। मतलब सोचा यस था सर। एग्जाम देने से पहले कि ऑल इंडिया रैंक 1 आ जाएगा, मतलब ऑल मतलब जेआरएफ एक्सपेक्ट किया होगा, नेट एक्सपेक्ट किया होगा, ऑल इंडिया रैंक 1 मतलब सोचा था, या एक्चुअली में आपने सोचा था इस चीज के बारे में कि हाँ मेरा आ जाएगा? सर सोचा था मैंने, वो भी आपकी वजह से ही सोचा था। लाइक जून में मैंने जून के बाद मैंने दिसंबर में जो अटेम्प्ट दिया वो मेरा 6 मार्क्स से रह गया था जेआरएफ से, और उस टाइम पे मैंने आपकी क्लासेस को फॉलो किया था। बट उस टाइम पे मेरे को मतलब फर्स्ट पेपर के जो मॉक्स थे वहाँ पे मुझे लगा कि मैंने थोड़ी सी गलती की, मैंने वो कंप्लीट अटेंड नहीं किए, और फर्स्ट पेपर की वजह से ही मेरा जो 6 मार्क्स से है वो रह गया। उस टाइम पे मेरे सिर्फ 60 मार्क्स आए थे पेपर 1 के अंदर, और इस बार और 84 सर। 84, 80 प्लस का जो वो टारगेट था वो 24 अचीव मार्क्स किया। का जो डिफरेंस है वो सिर्फ और सिर्फ आपकी वजह से है। पेपर 1 में आपको काफी हेल्पफुल हुआ। अच्छा, तो अगर ज्योति आपने बताया कि आपने किस तरीके से शुरुआत की, या मतलब पहला अटेम्प्ट नहीं था डेफिनेटली आपका, ऑल इंडिया रैंक तक पहुंचने में आपको दो अटेम्प्ट देने पड़े, या पहले 6 मार्क्स से रह गया था, तो यस सर। आपकी प्रेपरेशन स्ट्रेटेजी क्या रही है? ठीक है, क्योंकि आप कॉमर्स से हो, तो पेपर 1 और कॉमर्स दोनों का आपने किस तरीके से मतलब अपनी स्ट्रेटेजी को फॉलो किया, ताकि जो आने वाले लर्नर्स हैं उनको थोड़ा सा गाइडेंस मिले कि आप वो किस तरीके से पढ़ाई कर सकते हैं? सर लाइक जैसे दिसंबर 2019 में मैंने कुछ गलतियां की, लाइक मैंने नोट्स मेकिंग थोड़ा सा स्किप किया, मतलब ऐसा नहीं कि मैंने बिल्कुल भी नोट्स नहीं बनाए, मैंने बनाए, बट जो मैंने जो भी गाइड्स बुक्स जो थी उनमें मुझे लगता था कि हाँ मुझे एडिटिंग करना है, वहाँ पे मैं स्टिकी नोट्स यूज़ कर रही हूँ, हाईलाइटर्स यूज़ कर रही हूँ, या आपकी क्लासेस जो मुझे की पॉइंट्स है अलग से उनके अंदर पेजेस इंसर्ट करके जो है मैं नोट्स बना रही हूँ। बट फिर एग्ज़ाम के बाद मुझे लगा कि नहीं, इससे काम नहीं चलेगा। देन फरवरी से मैंने फरवरी 2020 से मैंने दोबारा मतलब स्टार्ट किया, मतलब पेपर 1 एंड पेपर 2 मतलब मुझे इक्वली फोकस किया मैंने दोनों के अंदर। और ये नहीं कि मतलब पेपर वन में भी मैंने इक्वली नोट्स बनाए, और पेपर 2 में भी मतलब नोट्स मेकिंग जो आप बताते थे ना कि मतलब की पॉइंट्स अपना लिखो, ज़्यादा पेजेस भरने की भी जरूरत नहीं है, मैंने वही फोकस किया। और मतलब
एक एक यूनिट मैंने 8 to 10 पेजेस में कवर की, और एग्जाम टाइम में वो बहुत मतलब बहुत हेल्प हुई मेरी उनसे। मतलब आपको लगता है कि नोट्स मेकिंग है वो काफी इम्पोर्टेंट है। यस सर। ओके। मतलब नोट्स आपको ये नहीं कि डिटेल में बनाने हैं, जस्ट आप उनका क्रक्स लिखिए एंड दैट्स इनफ। ओके, क्रक्स लिखिए और दैट्स इनफ। पेपर वन के लिए आपने यस क्या सर। स्पेसिफिकली किया, लाइक यू सेड यू गॉट 84 मार्क्स इन पेपर वन, और कहीं ना कहीं वही था जो आपको वो नेट से जेआरएफ या जेआरएफ से ऑल इंडिया रैंक तक है वो लेके गया। तो पेपर वन के लिए आपकी स्ट्रेटेजी क्या रही, या किस तरीके से आपने उसको देखा कि मुझे पेपर वन में 80 प्लस या 90 तक टच करना ही करना है? यस सर, पेपर वन में जैसे अन अकेडमी पे मतलब हर वीक मॉक्स होते थे। जी जी। मैंने सब अटेम्प्ट किया। स्टार्टिंग में मुझे डर लगता था, फ्रेंकली स्पीकिंग मुझे मॉक्स देने से डर लगता था जी जी। कि नहीं मेरे मार्क्स कम आएंगे, तो फिर मुझे उससे डर लगता था। मतलब मैं सेल्फ एनालिसिस चाहती थी, बट कहीं ना कहीं लगता था कि नहीं अगर कम मार्क्स आए तो। फिर थोड़ा सा खुद को पुश किया कि नहीं कम आए तो कोई बात नहीं, तो मुझे करने हैं। बट फिर मैंने क्या किया कि मैं बाद में देती थी, लाइव लाइव टेस्ट नहीं देती थी मैं। कंप्लीट होने के बाद मैं टेस्ट देती थी, और उसके बाद फिर अनअकैडमी का एक नया फीचर है कि वो जो बाद में टेस्ट देते हैं उनकी भी रैंक शो होने लगी। जी जी। तो वहाँ से भी मुझे काफ़ी बेनिफिट मिला कि हाँ कि मुझे वहाँ पे भी विदाउट लाइव टेस्ट दिए भी मुझे जो है मेरी रैंक का पता लग रहा है कि मैं कहाँ स्टैंड कर रही हूँ। तो धीरे धीरे मतलब फर्स्ट मैंने जो मॉक दिया था उसमें मुझे याद है मैं 64 रैंक थी मेरी। ओके। और फिर धीरे 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 पुश होते होते और मेरी रैंक मतलब बिलो 10 आने लग गई थी। तो वहाँ से थोड़ा सा पता लगता गया कि आप मतलब कहाँ स्टैंड करते हो। तो वहाँ से थोड़ा सा माइंड में आ गया था कि हाँ मुझे मतलब AIR तो मैं मतलब टारगेट कर सकती हूँ। मतलब फिर इतना नहीं था कि मैं फर्स्ट पे ही पहुँच जाऊँगी। ओके। ओके, फर्स्ट का फर्स्ट तो आपने सीरियसली नहीं कभी लिया। सोचा नहीं था। ये आपने सीरियसली आपने वो एक सही तरीके से एक सही गाइडेंस और सही डायरेक्शन, जब सारी चीजें एक जगह पे मिल जाती हैं तो वहां से आपको डेफिनेटली सक्सेस है वो मिलती है। तो ये डेफिनेटली आपका सर। पूरा मतलब पेपर वन के लिए स्ट्रेटेजी रही। पेपर टू कॉमर्स, कॉमर्स के का बहुत सारा क्राउड है जो बच्चे पेपर देते हैं, और काफी सारे बच्चों का क्लियर होता है, क्लियर नहीं होता। तो आपकी स्पेसिफिकली कॉमर्स के लिए क्या स्ट्रेटेजी रही है पेपर टू के लिए? सर कॉमर्स इतना मतलब चैलेंजिंग नहीं होता क्योंकि हम इसे +1 से पढ़ते आ रहे ओके। हैं। हम मतलब सिलेबस बहुत वास्ट होता है। बट अगर आपका कहीं ना कहीं आपने पहले थोड़ा मेहनत कर रखी है तो आपको इतना चैलेंजिंग नहीं लगेगा जितना मुझे पेपर वन लगा था। तो आप मतलब मेरा फोकस मतलब जून 2020 के लिए तो मेरा इक्वली फोकस था। बीच में थोड़ा सा मैंने पेपर वन को थोड़ा स्किप कर दिया था जो मेरी बहुत बड़ी मिस्टेक थी। बट अभी मैं खुश हूँ कि मैंने वहाँ पे मिस्टेक करी तभी मेरी रैंक आई है, अदरवाइज मैं पिछली बार दिसंबर में JRF लेके ही बैठी होती। नहीं नहीं, देखिए तो ये उसके ये लिए भी भी एक बहुत बड़ी अभी मुझे मोटिवेशन है। ये एक बहुत बड़ी मोटिवेशन है जो हमारे नए लर्नर्स हैं। देखिए, मैंने आपको हमेशा बोला कि गिव अप करना कोई सोल्यूशन नहीं है। देखो, आपके सामने ऑल इंडिया रैंक वन है, उन्होंने भी हमारी क्लासेस को ही फॉलो किया था, अनअकैडमी प्लस पे, यूट्यूब पे, हर जगह पे फॉलो किया था। तो अगर इन्होंने दिसंबर में छोड़ दिया होता कि मेरा जेआरएफ नहीं हुआ, मैं नेट पे रुक गई हूँ, तो क्या आपको लगता है कि ये अपना ऑल इंडिया रैंक वन ले आते? नहीं। छोड़ देना कोई सोल्यूशन नहीं होता, लगे रहो और गिव अप नहीं करना। तो इस तरीके से आपने पेपर टू को प्रिपेयर यस किया। अच्छा, ज्योति, एक और क्वेश्चन जो हमेशा मेरे माइंड में रहता है, या एग्जाम से रिलेटेड बहुत सारे बच्चों के माइंड में रहता है, कि हम अपनी प्रेपरेशन को दो तरीके से करते हैं। एक जो हमारी प्रेपरेशन का फेज होता है वो, और दूसरा जब हम एग्जाम में चले जाते हैं, जब हम एग्जाम हॉल में बैठे हुए हैं, हमारे सामने हमारे सिस्टम पे हमारा पेपर आया हुआ है, और वो दोनों बिल्कुल ही अलग चीजें हैं। तो यस सर। उस एग्जाम के स्ट्रेस को किस तरीके से हैंडल करते हैं? क्योंकि कई बार क्या होता है, हम पढ़ाई तो बहुत अच्छे से कर लेते हैं, बट पेपर में जाके गलती होती है, या वहां पे जाके स्ट्रेस ले लेते हैं, यहाँ पे प्रॉब्लम हो जाती है। तो आपके लिए वो सिनेरियो कैसा था इस बार के पेपर का, या आपने उस स्ट्रेस को किस तरीके से हैंडल किया? सर इसका सिर्फ एक ही इलाज है, आप जितने जितने आप हो सकते हो मॉक्स तो बस देते जाओ। और इस मतलब आप वहाँ पे मतलब सेम फीलिंग आती है, मतलब सेम आपकी हार्ट बीट अप एंड डाउन होती है जब आप मॉक्स देते हो। अब सीरियसली अगर आप मतलब फुल डेडिकेशन के साथ अपना मॉक दे रहे हो तो आपको मतलब माइंड में आपको लगेगा नहीं कि आप घर बैठ के अपना
अपने लेवल पे टेस्ट दे रहे हो या फिर आप फाइनल एग्जाम दे रहे हो, सेम फीलिंग आती है सर। अगर आप फुल डेडिकेट होकर अपने मतलब मॉक्स वगैरह को वीकली लगाते हो, उनका एनालाइज करते हो, तो वहाँ पे मतलब फाइनल्स में आपको ये दिक्कत बिल्कुल भी फेस नहीं करनी पड़ेगी। मैं बहुत काम थी एग्जाम में, लाइक लास्ट में थोड़ी सी नर्वस हो गई थी, मतलब लास्ट अटेम्प्ट में मेरे, दिसंबर वाले अटेम्प्ट में, क्योंकि मैंने उस टाइम पे मॉक्स वगैरह नहीं थे और उस टाइम पे सिर्फ पेपर 1 के मॉक्स आते थे, कॉमर्स के अन अकेडमी पे मॉक्स थे भी नहीं। और इस बार मतलब सीरियसली काफी अच्छा गिफ्ट दिया अन अकेडमी, कुछ ना कुछ एड ऑन करते ही जा रहे थे वो। पेपर 1 के साथ कॉमर्स का भी मॉक लेके उससे बहुत हेल्प मिली, और वो मॉक सारे मैंने लगाए। और फिर अन अकेडमी ने फ्री में भी मतलब ऐसा नहीं कि वो सिर्फ प्लस वालों को फोकस कर रहे हैं, फ्री में भी काफी सारे मॉक्स वो प्रोवाइड कर रहे थे, मैंने वो भी सारे जो है अटेम्प्ट किए। तो उससे मुझे मतलब एग्जाम फियर मतलब बिल्कुल जीरो हो चुका था एग्जाम तक। ओके, तो मतलब आप एक बहुत ही सिंपल सा सोल्यूशन दे रहे हो कि उस एग्जाम के स्ट्रेस को हैंडल करने का सबसे सिंपल सा तरीका है कि आप ज्यादा से ज्यादा मॉक्स दें। आप ज्यादा से यस ज्यादा सर। मॉक्स की प्रैक्टिस करें और मॉक्स को एज अ मॉक ना लेके ऐसे ही मानिए कि ये आपका फाइनल पेपर है, और उसी तरीके से उसको रिस्पॉन्ड करें, तो डेफिनेटली आप लोग आपको वहां पे अच्छा रहेगा। आपका पेपर में जाके आपको उतनी प्रॉब्लम नहीं आएगी शायद, जितनी आप अगर पहले उस तरीके से प्रिपेयर नहीं करते हो या मॉक्स की प्रैक्टिस नहीं करते हो, तब आपको वो प्रॉब्लम आ सकती है। अच्छा, आपको किसी सेक्शन में प्रॉब्लम हुआ? आपको क्या लगता है कि क्या सारे पेपर स्ट्रांग था आपका, पेपर 1 2, या किसी सेक्शन में आपको लगता था कि ये सेक्शन थोड़ा सा मतलब मुझे कम आता है, या फिर उसको आपने किस तरीके से डील किया? सर पेपर 1 में बताऊं तो डीआई, जो मेरी ना मेरी जून में कंप्लीट ठीक हुई थी ना ही दिसंबर में, बट थैंकफुली वो मेरे बिल्कुल ठीक हुए हैं इस बार। तो डीआई मतलब मैं ये नहीं था, मेरा मैथ बिल्कुल ही वीक था, मतलब एवरेज था, लाइक मैंने बैंकिंग में पढ़ा हुआ था तो ठीक था, मेरी कैलकुलेशंस भी मेरी ठीक थी। बट फिर भी मतलब कॉमर्स से पता नहीं एनटी को कुछ ज्यादा ही लगा, क्योंकि डीआई कुछ अलग ही आती थी हमेशा, मतलब अनएक्सपेक्टेड सी होती थी। बट फिर आपने मतलब सीरियसली लास्ट टाइम भी आपने बहुत अच्छा पढ़ाया था। वो फिर मैं अपनी ही गलती मानती हूँ, कहीं ना कहीं मैंने ही थोड़ा सा ओवर ले लिया था, या फिर मैंने थोड़ी सी कम प्रैक्टिस की कि नहीं हो जाएगा। बट इस बार मैंने कहीं पे भी 1% भी, कहीं पे भी किसी भी कोने में कोई कसर नहीं छोड़ी कि नहीं, मतलब कुछ लाइटली लेना ही नहीं है इस बार। तो मैंने डीआई की बहुत प्रैक्टिस की। आपकी क्लासेस जो है मतलब डीआई में आपने तो मतलब बिल्कुल ही हमें प्रो ही बना दिया था, अगर हम प्रैक्टिस कर रहे हैं आपके अकॉर्डिंग तो डीआई का हुआ मेरा पेपर 1 की ही, पीपल एंड डेवलपमेंट एंड हायर एजुकेशन। ओके, वो सर आपने मतलब मैराथन से इतनी आपने रिपीट करवाई है, इतना मतलब मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकती कि मतलब जो क्लासेस भी देख रहा है 2-3 बार, तो मतलब आपने क्लासेस में रिपीट करवाई है, मतलब आई थिंक प्लस में ही आपने इतनी रिपीटेशन करवा दी थी, और ऊपर से फिर आपने फ्री क्लासेस के अंदर मैराथन्स के अंदर आपने करवाया था, तो वो क्लासेस की वजह से ही इतनी अच्छी हो गई कि मतलब टिप्स पे हो गई दोनों की दोनों यूनिट्स। ओके। सो ये तो रहा पेपर 1 का। अगर पेपर 2 में देखें तो कौन सा वीक एरिया आपको लगता है कि आपका वीक एरिया था, और उसको किस तरीके से आपने हैंडल किया? तब पेपर 2 में मतलब वीक तो अलग से कोई स्पेसिफिक यूनिट नहीं मुझे ऐसी फील हुई, बट मुझे थोड़ा सा फॉर्मूलाज वगैरह का थोड़ा सा होता था, बट वो आपने आप बताते थे कि मतलब कुछ नहीं है, अपना पेज पे लिखो, सामने पेस्ट करो और उसको डेली बेसिस पे रिवाइज करो। वही मैंने किया। जो स्टैटिक का था आपने मतलब जो भी सजेशन दिए थे कि अपना अलग से नोटबुक बनाओ स्टैटिक की, वो बनाई, उसके अंदर ईयर्स एक्ट्स फॉर्मूलाज जो भी एक्स वाई जेड हमें लगता है कि ये याद नहीं हो रहा है और हमें अलग से इसको टाइम देना है, तो अलग से नोटबुक्स लगाओ। मतलब कुछ भी लिखने में थोड़ी सी भी कंजूसी मत करो, जहाँ लिखना है वहां पे लिखो, और जहाँ पे लगता है कि इसमें मतलब लिखने पे भी टाइम वेस्ट भी मत करो, बट उसको स्किप भी नहीं करना है। मतलब कलरफुल नोट्स भी नहीं बना रहे हैं, मतलब जस्ट मेरे सिंपल नोट्स होते थे मेरे, मतलब मेरे सिवा किसी को समझ में भी नहीं आएगा कि मैंने लिख क्या रखा है। मैंने टाइम वेस्ट भी नहीं किया, बट उसको स्किप भी किया, मतलब ईच एंड एवरीथिंग मैंने लगता है कि मुझे इस बार मैंने टच की है लास्ट अटेम्प्ट के कंपैरिजन में। मतलब कहीं ना कहीं वही है कि आपने पिछले अटेम्प्ट से जो गलतियां हो रही थी उन गलतियों को सुधारा,
उनको ठीक किया और फिर यस उसके बाद आपको लगता है कि उन गलतियों को सुधारने की वजह से ही वहां पे आपका जेआरएफ भी नहीं हुआ था और यहाँ पे आप ऑल इंडिया रैंक 1 आ रहा है। तो अपने आप में एक बहुत यस बड़ी अचीवमेंट है, अपने आप में एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। अच्छा ज्योति, एक और कॉमन प्रॉब्लम है या काफी सारे बच्चों के दिमाग में ये चीज चलती है कि दो कंटेक्स्ट है, मैं आपको आपको बताता हूँ, आप अपने व्यूज बताइए या आप बताइए कि आपने उस चीज को कैसे टैकल किया। एक आता है पीवाईक्यू या आप एमसीक्यू की बात कर सकते हैं, और दूसरा आता है यस रिवीजन। आपने पीवाईक्यू को कितनी इंपॉर्टेंस दी, आपने कितने पीवाईक्यू सॉल्व किए, किस तरीके से सॉल्व किए, और रिवीजन के लिए आपकी क्या स्ट्रेटेजी है, क्योंकि ये बहुत मतलब 99% स्टूडेंट्स के कॉमन प्रॉब्लम है। तो हम जानना चाहेंगे कि ऑल इंडिया रैंक 1 होल्डर ने अपनी प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी में अपनी रिवीजन और पीवाईक्यू को किस तरीके से हैंडल किया। सर प्रीवियस ईयर्स का मुझे स्टार्टिंग से था, क्योंकि मुझे कोई क्लू नहीं था कि किस टाइप का पेपर होता है। मतलब जस्ट मैंने जून 19 में जब मैंने एग्जाम दिया था, कोई मतलब नहीं पता था कि क्या कुछ आता है, इवन सिलेबस का भी आइडिया नहीं था। तो मैंने जस्ट एक बुक ली थी पीवाईक्यूज की स्पेशली, ओके। और मैंने सारे उसके अंदर सॉल्व किए थे। मतलब 2012 से लेकर मैंने 19 तक के उसके अंदर सॉल्व किए। तो शायद उसी से मेरा उस टाइम पे मेरा जो है नेट क्लियर हुआ, क्योंकि मुझे आइडिया हो गया कि किस मतलब कहाँ से क्वेश्चन ज्यादा आ रहे हैं और किस टाइप के क्वेश्चन को मतलब कैसे हम कर सकते हैं। बट फिर आपकी क्लासेस के बाद फिर थोड़ा और आइडिया हुआ कि मतलब पीवाईक्यू के अंदर भी आपको अगर कुछ नहीं आता तो उसको आप कैसे कैसे आप एजुकेटर गैस जो है वो लगा सकते हैं। तो उससे भी काफी हेल्प हुई एग्जाम टाइम में। और रिवीजन की बात करें तो रिवीजन तो मतलब अगर आपको सीरियसली अगर ये पेपर क्रैक करना है तो रिवीजन इज मस्ट। मतलब मुझे सीरियसली मैं काउंट नहीं बता सकती कितने नंबर ऑफ काउंट में जो है वो रिवीजन किया है। मतलब मेरा सिलेबस जब भी लाइक वीकली जो हमारा मॉक होता था अनअकैडमी के ऊपर, तो मैं फोकस करती थी कि इस में मुझे ये वाली यूनिट रिवाइज करनी है पूरी मॉक से पहले। तो मैं एक दिन पहले वो यूनिट रिवाइज करती थी। टारगेट होता था मेरा कभी 1 यूनिट्स का, तो कभी लास्ट वीक वाली यूनिट उठाई में एक और यूनिट ऐड करी कि इसमें मुझे मतलब इन यूनिट्स में मुझे मेरा कोई क्वेश्चन जो है वो गलत नहीं होना चाहिए। और फिर मैं एनालाइज करती थी मॉक के बाद कि अगर गलत हुआ तो फिर मतलब उन यूनिट्स में मेरा हुआ क्यों, अभी तो मैंने उनको रिवाइज किया था। देन फिर मैं दोबारा उनको रिव्यू करती थी कि कहाँ पे मेरी मिस्टेक्स रही हैं, और मतलब सब एनालाइज करने के बाद ही सब कुछ आगे मतलब स्ट्रेटजी बनाती थी। अपना शेड्यूल जो है वो मतलब मेरा शेड्यूल बहुत चेंज होता था। मतलब ये नहीं कि कुछ फिक्स हो गया तो वही रहे, हर हफ्ते मेरा शेड्यूल जो है चेंज होता था। मतलब इस वीक मैंने ये पढ़ा है तो मतलब उसमें जो मेरा छूट गया वो नेक्स्ट वीक में ऐड किया, और तो मतलब हो ही नहीं सकता। ओके, तो मतलब रिवीजन, एमसीक्यू, पीवाईक्यू, कॉन्सेप्ट, कंटेंट, हर चीज, क्लासेस, हर चीज की अपनी इंपॉर्टेंस है। मतलब किसी भी चीज को आप इग्नोर नहीं यस कर सकते, आपको हर चीज पे प्रॉपर फोकस करना पड़ेगा। अच्छा ज्योति, एक और बात की, एक जैसे हम बोलते हैं ना कि ये तो हमारी वीकनेस होगी कि यार ये तो हमारी वीकनेस थी, इसको हम टैकल नहीं कर पाए। अगर मैं आपसे पूछूं कि आपकी स्ट्रेंथ क्या रही है इस एग्जाम के लिए, आपको क्या लगता है कि ये मेरी स्ट्रेंथ रही है या ये मैंने कुछ अलग किया था जिसने मुझे AIR 1 तक पहुंचा दिया, ऑल इंडिया रैंक 1 तक पहुंचा दिया। शायद ये एक चीज थी जो मैं अगर नहीं करती तो शायद मेरा सिर्फ जेआरएफ तक रुक जाता या सिर्फ नेट तक ही रुक जाता। बट ये मैंने कुछ नया किया या ये मैंने कुछ अच्छे से किया जिसकी वजह से मुझे ऑल इंडिया रैंक 1 मिला। सर मतलब मैं अपनी गलतियों से ही मैंने बहुत कुछ सीखा है। और आपने भी क्लासेस में बहुत मोटिवेट किया कि पुश किया कि मुझे याद है कि एग्जाम से जस्ट 2 मंथ पहले आपने एक सेशन लिया था और उसमें आपने एक स्लोगन दिया था, एम टू AIR। बस सर वहीं से वो AIR वाला माइंड में बैठ गया था कि नहीं JRF नहीं, अब तो AIR ही लाना है। तो मैंने जस्ट मेरा शेड्यूल बनाया कि मतलब अब एक दिन भी नहीं जाना चाहिए कि मैं उस टाइम मेरा शेड्यूल उस दिन मैं फॉलो ना करूँ। ब्रेक्स लेती थी, ऐसा नहीं कि मैं मतलब दिन रात ही पढ़ती रहती थी। जब मुझे ब्रेक चाहिए होता था उस टाइम पे मैं ब्रेक भी लेती थी। मतलब कुछ भी मैंने मेरे हिसाब से कुछ भी फिक्स नहीं रखा। मतलब जहाँ पे मेरी नीड थी मुझे ब्रेक्स चाहिए तो वहाँ पे मैंने लिया, ऑफ भी लिया। मतलब इंजॉयमेंट के टाइम पे इंजॉय भी किया और स्टडी के टाइम पे मतलब फुल फोकस होके स्टडी भी की।
मतलब और कहीं ना अलग से कहीं तो कुछ नहीं। फ्लेक्सिबिलिटी रखी है आपने अपने शेड्यूल में, फ्लेक्सिबिलिटी तो मतलब बहुत जिस तरीके से जरूरी है। आपको सही लगा कि मुझे इस तरीके से करना है, लाइक यस ऐसा सर। स्टिक टू वन थिंग नहीं रहेगी, आप एक ही चीज पे स्टिक नहीं रहे, आपने अपने आप को वेरिएशन के थ्रू, मतलब कि बोर ना यस हो, है ना, सर। एक ही चीज से, तो कुछ ना कुछ यस सर। यस वेरिएशन है वो यस। आप लोग आपने की है, तो वो कहीं ना कहीं आपका बड़ा एक रिजल्ट है। जब रिजल्ट आया, आपने देखा 100% है, तो क्या एक्सप्रेशन थे उस टाइम पे, कैसा मतलब फील सर हुआ? वो फीलिंग तो मैं एक्सप्रेस कर ही नहीं सकती, मतलब कि जो सोचा था, जो कभी आपके माइंड में था, मतलब एक बार मेरे रैंक आई थी मेरी 2, रैंक 2 मैंने स्कोर किया था एक बार। तो उस टाइम पे मेरे माइंड में स्ट्राइक किया था कि मैं रैंक 1 तक भी पहुंच सकती हूँ, उस जस्ट वो थॉट था उस टाइम पे। जी जी। बट रिजल्ट देखने के बाद वो मेरा थॉट, मतलब फ्लैशबैक में मुझे वो, मतलब वो सब कुछ याद आ रहा है कि तूने उस टाइम पे वो सोचा था और आज वो तेरे सामने है, तो मतलब वो फीलिंग आप एक्सप्रेस नहीं कर सकते। ओके ओके, तो फैमिली वाले खुश एकदम से? सब बहुत खुश है। ओके ओके, तो चलिए मीन्स बहुत अच्छी बात। उनका था ड्रीम कि हाँ कि जेआरएफ हो जाएगा, मतलब लाइक डेडिकेशन देख के उनको भी था ट्रस्ट की नहीं जेआरएफ तो इस बार निकाल ही लेगी। जी। बट ऑल इंडिया रैंक 1 जब उन्हें दिखा तो सीरियसली सब बहुत खुश थे। ओके, तो मतलब आप भी खुश हो, पूरा आपकी फैमिली भी बहुत खुश है, तो मतलब यस सर। कहीं ना कहीं आपने ओवरऑल अपनी स्ट्रेटेजी के बारे में बता दिया, क्या क्या चीजें आपने सही की हैं और कहाँ कहाँ पर आपसे गलतियां हो रही थी, और किस तरीके से आपने उन गलतियों को सुधारा, किस तरीके से आपने अपनी कंसिस्टेंसी को मेंटेन रखा, पीवाईक्यू हो, चाहे वो एमसीक्यू हो, चाहे वो मॉक टेस्ट हो सबसे इंपॉर्टेंट, चाहे वो आपकी वीकली यस रिवीजन हो, मतलब हर चीज को आपने क्या एक बहुत ही सिस्टमेटिक तरीके से, बहुत ही अच्छी अप्रोच के साथ आपने उस चीज को डील किया है, जो जो भी आपको प्रॉब्लम्स ही आई हैं या जो कुछ भी आपने। अब जेआरएफ तो हो गया, ऑल इंडिया रैंक भी हो गया, उसके बाद फिर अब आगे का क्या प्लान है, सोचा भी कुछ या नहीं? सर सोचा है ऑब्वियसली पीएचडी के लिए जाना है, बट मतलब कुछ टाइम पीरियड होता है पीएचडी में एनरोलमेंट तक का भी। ओके अगर अब माइंड है कि अभी बीच में भी अगर मुझे अपनी नॉलेज आगे ट्रांसफर करने का मौका मिलता है तो वो भी मुझे करना है। ओके, तो मतलब अभी कुछ फिक्स नहीं है, मतलब पीएचडी में तो जाना है, बट स्टिल यू इफ यस यू सर, गॉट बीच एन में थोड़ा अपॉर्चुनिटी तो टीचिंग का आप भी है। इसमें भी जा सकते हो, आपको यस उसमें सर। भी कोई दिक्कत नहीं है, आप उसको भी सही तरीके से जो डील है वो कर यस। सकते हो। तो देखिए ज्योति, आपने हर चीज को बहुत अच्छे तरीके से, बहुत ही सिस्टमेटिक तरीके से बताया। मैं चाहता हूँ कि लास्ट में आप हमारे लर्नर्स को कुछ मैसेज दीजिए। आने वाले लर्नर्स हैं जो इस बीइंग वन रैंक होल्डर, ऑल इंडिया रैंक 1, आप उनको क्या सजेशन देना चाहोगे, आप उन्हें क्या मैसेज देना चाहोगे या क्या एडवाइस करना चाहोगे कि वो अपनी प्रिपरेशन में और सही डायरेक्शन में आगे बढ़ पाए? सर मैं लर्नर्स को सिर्फ यही बोलना चाहूँगी कि आप जस्ट मतलब अपना फर्स्ट ऑफ ऑल अपना माइंड जो है अपना फिक्स कीजिए कि आपको सही में करना है या नहीं करना। अगर आपको करना है तो मतलब विदाउट वेस्टिंग अ मोमेंट अपना लग जाइए, क्योंकि सोचने सोचने में हम बहुत सारा टाइम वेस्ट कर देते हैं, तो टाइम वेस्ट बिल्कुल भी नहीं करना है अपना। अगर आप सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं तो प्लीज़ सर को फॉलो कीजिए क्योंकि कंटेंट जो है सर का मतलब ईच एंड एवरीथिंग की आप टच करते हैं, कुछ स्किप नहीं करते। और बहुत अच्छी जो है प्रिपरेशन का लेवल मतलब अलग ही हो जाता है इनके साथ पढ़ते पढ़ते। तो आप और फ्री लर्नर्स ऐसा नहीं है कि आपको सब्सक्रिप्शन पे ही जो है आपको सब कुछ मिलेगा। सर फ्री क्लासेस के अंदर भी उतना ही अच्छा पढ़ाते हैं जितना प्लस के अंदर पढ़ाते हैं। तो मेरी सक्सेस के अंदर सर का मतलब बहुत बड़ा जो है हम हाथ बोल सकते हैं कि इनकी वजह से ही मतलब जेआरएफ से एआईआर जो है मैं कहना चाहूँगी कि सर की वजह से ही जो है मेरा ड्रीम जो है वो पूरा हुआ है। तो आप मतलब ऐसा बस अपना स्टडी स्टार्ट कीजिए, अपना शेड्यूल उठाइए और बस लग जाइए। मतलब डिले नहीं करना है आपको, जितना डिले करोगे उतना पीछे रह जाओगे, और यस सर, ये मतलब जेआरएफ के तो जितना आप सोचोगे उतना उतना ही कंफ्यूज होगे। मतलब ये नहीं कि यहाँ भागना है वहाँ भागना है, बस अपना माइंड बनाइए, फिक्स करिए कि ये करना है तो बस करना है और कुछ नहीं। सेकंड चॉइस रखिए ही मत। जी जी बिल्कुल, मतलब वन एक ही चॉइस है कि बस यही चाहिए, तो मतलब चाहिए, दूसरी चीज के बारे में तो यस सोचना भी सर। नहीं है कि होगा या नहीं होगा, वो तो बात कीजिए, मुझे चाहिए तो मतलब मुझे चाहिए।
तो ये तो यस सर। सारी चीजों के बारे में बात होगी। एक और चीज जो मैं भी डिस्क्लोज करना चाहता हूँ, आपका बर्थडे भी है आज, तो आपको हैप्पी बर्थडे, आपको आपके जन्मदिन की भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। एक ऐसा मोमेंट मतलब डबल खुशी लेके आता है ना कि बर्थडे के दिन ही आपको पता चलता है कि आपका ऑल इंडिया रैंक 1 आया है, और उसी दिन हम शूट कर रहे हैं और उसी दिन उसको अपलोड कर रहे हैं ना, तो एक बहुत ही एक अजीब तरीके का एक ऐसा एक्सपीरियंस होता है जैसे शायद आप वर्ड्स भी उतना एक्सप्लेन नहीं कर पाते, सिर्फ आप फील कर पाते हो। तो आपको आपके जेआरएफ के लिए भी बहुत बहुत शुभकामनाएं, आपके जन्मदिन के लिए भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। मुझे याद है कि लास्ट बर्थडे 5 दिसंबर को मैं मतलब पूरा दिन मेरा पढ़ते हुए गया था, क्योंकि 6 दिसंबर को मेरा नेट का एग्जाम था। और उस टाइम मेरा ये था कि चलो बर्थडे तो हर साल आते हैं, एग्जाम मुझे मतलब फोकस मेरा उसी एग्जाम पे ही था। तो मतलब उस टाइम पे मैंने सोचा नहीं था कि नेक्स्ट बर्थडे जो है मेरा, मतलब ये बर्थडे मेरा पढ़ते हुए जा रहा था, नेक्स्ट मतलब इतना खुशी में जाएगा। और वो भी शायद इसीलिए हुआ है कि मतलब मैंने सीरियसली कहीं पे कॉम्प्रोमाइज जो है मैंने नहीं किया अपनी स्टडीज के साथ, अपने शेड्यूल के साथ। तो वो बहुत जरूरी है। तो कहीं ना मतलब कहीं आप बर्थडे त्योहार सब कुछ आता जाता रहता है, मतलब सक्सेस के बाद वो फील करना, मतलब खुशी जो है वो डबल हो जाती है। तो कहीं ना कहीं आपने हर चीज को एक साइड पे किया, है ना? आपने यस। मतलब जितनी भी डिस्ट्रैक्शन थी या जितने भी समझ रहे हो, एक आप अपने बोलते हैं ना कंफर्ट जोन से बाहर आए, और वहां से आके आप लोगों ने एक अच्छे तरीके से उस चीज को क्लियर कंफर्ट जोन से बाहर आना तो बहुत जरूरी है, मतलब हम कुछ भी नहीं कर सकते उस कंफर्ट जोन में रहते हुए। तो तो थैंक यू सो मच, आपने टाइम निकाला हमारे चैनल के साथ बातचीत करने के लिए, अपनी स्ट्रेटेजी को शेयर करने के लिए। थैंक यू सो मच। और जितने भी लर्नर्स हैं, आई होप कि आपको ये इंटरव्यू अच्छा लगा होगा। इन्होंने बहुत ही सिंपल तरीके से अपनी स्ट्रेटेजी बताई है कि किस तरीके से कौन कौन सी चीजों को फॉलो करके इन्होंने अपना ऑल इंडिया रैंक 1 है वो हासिल किया है। और भी हम बहुत सारे एजुकेटर्स सॉरी लर्नर्स हैं, उनकी इंटरव्यूज आपके लिए लेके आते रहेंगे। एक ऑल इंडिया रैंक 1 एक और है हमारे ही बैच से, हमारी ही क्लासेस से, उसकी इंटरव्यू आपको नेक्स्ट सेशन में देखने को मिलेगी। सो थैंक यू सो मच हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू सो मच ज्योति, आपने टाइम थैंक यू निकाला। सो मच सर। और सभी लर्नर्स को ऑल द वेरी बेस्ट। रुकना नहीं है, लगे रहिए, ठीक है? अगर ये दिसंबर 2009 में 19 में रुक जाते, तो शायद आज ये यहाँ पे बैठ के ऑल इंडिया रैंक 1 होल्डर बन के यहाँ पर आपको अपने व्यूज ना बता रहे होते, यहाँ पर आज इनकी इंटरव्यू नहीं हो रही होती। तो ये सारी चीजों से मोटिवेशन लेने की कोशिश कीजिए, इन सारी चीजों को सीखने की कोशिश कीजिए। तो थैंक यू सो मच, सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए खुश रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, और हाँ, इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें, बिकॉज शेयरिंग इज केयरिंग।